गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा पढ़ने में? देखो बेटा, डीपीएस को जरूर लगाना है, एमपीक्यू लेक्चर को मिस नहीं करना है। उसमें वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको जो की नोट्स मिल रहे हैं, कम से कम हर एक की नोट्स को 3 बार पढ़ना है आपको, और पूरे की नोट्स आपको वीक में एक बार रिवाइज करना है। एक बार 4-5-6 घंटे का वक्त निकालिए, पूरे की नोट्स रिवाइज कर लीजिए एक सब्जेक्ट के, अगले दिन दूसरे के कीजिए बेटा, क्योंकि देखो जितनी बार आप ये की नोट्स पढ़ेंगे उतना अधिक आपका जो है सब्जेक्ट पर होल्ड बनेगा। ठीक है। और कई बच्चे मैं देख रहा हूं इस समय की जो है मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमारा मन खराब हो रहा है, सर हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, सर क्या हम नीट 2023 के बारे में सोच लें, सर क्या करें? मैं कहता हूं बेटा, सबको घबराहट होती है लास्ट के समय में, लेकिन अभी भी एग्जाम को 1.5 महीना बकाया है। कितना? आज यदि पूरा जून मान लूं मैं और आधा जुलाई मान लूं तो 1.5 महीना बाकी है आपके एग्जाम को, और 1.5 महीना 45 डेज इज इनफ फॉर ए गुड रिवीजन। ठीक है। यदि थोड़ा भी पढ़ रखा है आपने, एक बार पढ़ रखा है, तो अभी भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे मत सरेंडर करो, ऐसे सरेंडर मत करो। आप नीट 2023 में बहाना ढूंढ रहे हैं। आप, मेरी बात कड़वी है पर सच्ची है, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, बहाना मत ढूंढिए। ठीक है। आपके सामने नीट 2022 है, उस पर फोकस कीजिए, पूरा के पूरा ध्यान उस पर लगाइए। आपको 23 का कुछ मिस ना हो जाए वो सोचना है तो एक आप देखो, यदि आपने वाकई कुछ नहीं पढ़ रखा है, एकदम आप मानकर चल रहे हैं कि हमने तो तैयारी लास्ट ईयर की नहीं, कुछ नहीं थी, तो नीट 2023 के बारे में सोचिए। पर आपने थोड़ा भी एफर्ट किया है, थोड़ा भी पढ़ा है आपने, 50% भी एफर्ट किया आपने, तो प्लीज बेटा नीट 2022 को फोकस कीजिए। मैंने एक बच्ची को बोला कि बेटा देख, मान लो तेरे 300 नंबर अभी आ रहे हैं, तो तू अच्छे से 45 दिन पढ़ेगी तो 500 नंबर तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है? हाँ सर पहुंच सकती हूं। तेरे अभी 400 आ रहे हैं, तो क्या तू 550 तक नहीं पहुंच सकती है? पहुंच सकती हो। कोशिश कर, क्योंकि नीट 2022 के रिजल्ट के बाद में कई सारी मेडिकल की सीट्स बढ़ रही हैं और कंपटीशन थोड़ा सा जो है वो कम हो रहा है। समझा दूं मैं आपको? ठीक है। इस बार भी 550 नंबर पे बच्चों को कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल गया है, और ये नंबर जो है पेपर के पर डिपेंड करता है, ये नंबर और नीचे भी जा सकता है, इसलिए घबराओ मत। अभी टारगेट कर लो कि करना जो मेरा बेस्ट होगा वो मैं नीट में देके आऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने काम पर लगते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें हम डेटा जो है वो कोर कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट हैं, और मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन बड़ी संख्या में यहां से आते हैं, इसलिए बेटा प्लीज इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वो है जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, जिनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ठीक है। वायरसेस, वायरॉइड्स जो कि इन्फेक्टिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। वायरॉइड और वायरस में अंतर यह होता है कि वायरसेस के अंदर जो है बेटा प्रोटीन से बना हुआ कोट होता है, कैप्सिड होता है, जबकि वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। वायरॉइड सिर्फ इन्फेक्टेड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, छोटे से आरएनए के सीक्वेंस होते हैं, और इनमें प्रोटीन कोट जो है कैप्सिड नहीं पाया जाता है, तो दे आर इन्फेक्टिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो ही एकमात्र वंशागति कैरेक्टर को धारण करते हैं, या न्यूक्लिक एसिड आर दी हेरिडिटरी वीरर, इसका एकमात्र एक्सेप्शन है प्रियॉन्स के। प्रियॉन्स जो है ये प्रोटीन होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। खैर, तो ये कई कैटेगरी होती है बेटा माइक्रोब्स की, पर मैं क्लियर कर दूं आपसे कि माइक्रोब का मतलब वो, यहां पर माइक्रोब का मतलब है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आपके वायरसेस को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। क्लियर? फिर इसके बाद स्क्रीन पर आपको जो है इन्होंने जो है कुछ तस्वीरें दे रखी है, इसमें इन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया, रॉड शेप, ठीक है, बेसिलस बोलते हैं बेटा रॉड से बैक्टीरिया को, स्फेरिकल के लिए कोकाई वर्ड यूज करते हैं हम के, है ना, और हेलिकल होता है, स्पाइरल होता है, उसके लिए स्पाइरलम वर्ड यूज करते हैं, कॉमा शेप के लिए हम विब्रियो वर्ड यूज करते हैं। कहां पढ़ा हमने? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर इसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं, आपको बैक्टीरियल सेल दिखाई पड़ रही है, उसमें आपको फ्लैजिला दिखाई पड़ रहा है। बैक्टीरियल फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, बैक्टीरियल फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिर आप वायरसेस को देख रहे हैं, वायरस में बेटा जो इमेज ए दे रखा है, वायरस का 10.2 में इमेज ए दे रखा है, उसको आईएमपी लगा लीजिए। ठीक है। जो आपकी शीट के अंदर भी दे रखा है बेटा ये, और ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो वायरसेस का जो इमेज ए है वेक्टरफेक का, उसकी लेवलिंग को प्रॉन्ग्स,
पिंस, टेलप्लेट, कॉलर हेड के, ये इमेज 2022 में आ सकती है। मैं कह रहा हूं आपसे, लिख लीजिए, दिस में आस्ट के, इसको पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए इसको बेटा ध्यान रखिए। दूसरा, आप एडिनो वायरस देख रहे हो, आप जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। फिर आप रॉडसेप्ट टोबैको मोज़ेक वायरस को यहां पर देख रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर आपको जो है वो देखो, कुछ तस्वीरें हैं एनसीईआरटी में, कुछ इमेजेस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप वेक्टर की कॉलोनी को देख रहे हैं पेट्री डिस्क के अंदर, और फंगल कॉलोनी को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको एक प्लेट में वेक्टर कॉलोनी, एक प्लेट में फंगल कॉलोनी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं काम की बात पर। यहां पर के देखो बेटा, इमेजेस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने बेटा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको इमेजेस दिखाई, बीच बीच में मैं आपको दिखाता चलता हूं और बता भी हूं कि कई बार एनसीईआरटी में उन्होंने इमेज के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया है बेटा, है ना, इसलिए बड़े ध्यान से देखना उसको। एनसीईआरटी की कोई भी इमेज को मिस नहीं करना है। रेगुलर बैच के जो बच्चे हैं उनको वर्क बुक मिला था बेटा, तो वर्क बुक को बड़े ध्यान से भरिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलएवी की। एलएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, लैक्टिक एसिड बेसिलाई, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बेसिलाई भी कहते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिए, दूध की तुलना में दही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 होता है। दूध की तुलना में दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होती है क्योंकि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में उसके अंदर विटामिन B12 भी बढ़ गया होता है। होता क्या है बेटा, जब दूध का दही में कन्वर्जन होता है तो होता ये कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है दूध में ग्रो करता है और ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और ये लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन कैसिन को कोगुलेट करता है, और मिल्क प्रोटीन कैसिन के कोगुलेट होने पर ही जो है वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्या लिखा देखते हैं इसमें, ग्रो इन मिल्क, कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ड्यूरिंग ग्रोथ एलएवी प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को जो कोगुलेट करता है, पार्शियली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इसका उपयोग जो है हम फ्रेश मिल्क में 1 चम्मच दही डालते हैं और उससे हम जो है वो दही को मतलब दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूध की तुलना में दही का न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होता है क्योंकि उसमें विटामिन B12 आता है, ठीक है ना, क्लियर। याद रखिएगा बेटा, विटामिन B12 का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम यूज करते हैं, ठीक, प्रोपियोनोबैक्टीरिया यूज करते हैं कि प्रोपाइनोबैक्टीरियम यूज करते हैं, ठीक है ना। दूध का दही में कन्वर्जन करने के लिए प्रोपाइनोबैक्टीरियम का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, विटामिन B12 का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए, मेरा ध्यान बाहर चिड़ियाओं की आवाज पे चला गया, ठीक है, फिर से क्लियर कर रहा हूं। दूध का दही में परिवर्तन करने के लिए एलएवी यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। परंतु और दूध दही की तुलना में, दही दूध की तुलना में अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू वाला होता है क्योंकि दही के अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्रोपाइनोबैक्टीरियम यूज करते हैं। ये मैच दी कॉलम में एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, एलएवी जो होता है, देखो बेटा, कहते हैं कि एक अभी मुझे ध्यान अच्छे से कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक 95 ईयर की एक लेडी है, एकदम हेल्दी है, एकदम हेल्दी है, मुंबई में कहीं कवर किया था उनको, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप एकदम हेल्दी है, सुबह वॉक पे भी जाती हैं सब, तो आपकी हेल्थ का राज क्या है? तो उन्होंने कहा मैं अपनी पूरे जीवन से, जब मैं 15-16 साल की थी तब से मैंने अपने लंच में हमेशा 1 कटोरी दही खाया है, आज भी मैं खाती हूं। 1 कटोरी दही जो है उसके अंदर इतने सारे लैक्टिक एसिड बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट की हेल्थ को ठीक रखते हैं। पेट ठीक रहता है तो कई बीमारियां दूर रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को जो है एलएबी जो है वो दूर रखता है और ये पेट के अंदर माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है वो, ठीक है ना। तो चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन अवर स्टोमक, तो दही जो है वो अच्छा माना जाता है इसीलिए। तभी तो आप देखो, गौर करो, जब कभी किसी व्यक्ति को जो है वो लूज मोशंस डायरिया होता है तो उसको क्या करते हैं, उसे जो है दही चावल देते हैं, खिचड़ी में दही मिलाकर देते हैं, है ना, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड, ये वो बैक्टीरिया होता है। अब देखो बेटा, इसका नाम एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे नहीं रखा उन्होंने, पर इडली में माइक्रोब यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो इडली का बैक्टीरिया क्या है, यानी जो बैक्टीरिया जो है वो डोसा इडली बनाने में जो बैक्टीरिया उड़द की दाल के अंदर होता है, जब आप उसे गलाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसकी सरफेस पे होता है, ग्रो करता है, तो ये बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड है। ये जो है वो उस आटे का फर्मेंटेशन करता है जिसका उपयोग हम डोसा या इडली बनाने में करते हैं। जब हम बनाते हैं तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के कारण जो है आप याद रखना
ना, ये जो आटा होता है, जो घुला हुआ घोल होता है, जो इडली डोसे का घोल होता है, उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, जब गर्म करते हो CO2 बाहर निकलती है उससे, इसलिए बारीक बारीक छेद हमको इडली में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन में जो है वो डाइजेशन है, ग्लूकोज का इस्तेमाल जो एनारोबिक कंडीशन में होता है, तो उसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, इनकंप्लीट ऑक्सीडाइज हो पाता है, उसे ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इट इज एक्चुअली दी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि अवायवीय अवस्थाओं में जो है वो ग्लूकोज का इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ब्रेड बनाने के लिए जो आटा होता है, जो ब्रेड डो होता है, उसे फर्मेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? उसके लिए जो है वो ईस्ट का यूज करते हैं। और इसे जब बेकरीज में यूज करोगे, ब्रेड बनना मतलब बेकरी में ब्रेड बनती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है ना। देखो बेटा, इसी सेम ईस्ट का उपयोग अल्कोहल इंडस्ट्री में भी करते हैं। जब अल्कोहल बनाओगे तो उस अल्कोहल बनाने वाली यूनिट को बोलते हैं ब्रेवरीज के। बेकरी के अंदर ब्रेड बनती है, ब्रेवरीज के अंदर जो है अल्कोहल बनता है। तो ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट सेम होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है साउथ इंडिया का, जो खजूर या पाम होता है उसके फर्मेंटेड सेप से बनाया जाता है। माइक्रोब का उपयोग हम फिश के फर्मेंटेशन में करते हैं, हम सोयाबीन के फर्मेंटेशन में करते हैं। सोयाबीन को फर्मेंट करने पर बनता है टोफू। टोफू जो होता है वो सोयाबीन का, ये पनीर का अच्छा विकल्प होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो टोफू बनता है के फर्मेंटेड फिशेस के फर्मेंटेड सोयाबीन, बंबू शूट, इसका उपयोग करते हैं, माइक्रोब का उपयोग करते हैं और इनको फर्मेंट करके रखते हैं, और इससे इनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, लंबे समय तक इनको प्रिजर्व भी हम रख पाते हैं, ठीक है। चीज इज द मोस्ट प्रिमिटिव फूड आइटम, ठीक है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, हम कहते हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव फूड आइटम है जिसको लंबे समय तक रख पाते थे। पुराने कहते हैं कि पुराने जो है ओल्ड रोम के समय की बात करें हम, ठीक है, इजिप्ट की बात करें, तो वहां भी लोगों को चीज के बारे में जानकारी थी, ठीक है। चीज जो है वो वन ऑफ दी, अब आप बोलोगे चीज क्या होता है? अरे भाई, जो तुम पनीर खाते हो ना, उसे कॉटेज चीज बोलते हैं। पनीर को हम कॉटेज चीज बोलते हैं, और उसी पनीर के अलग अलग फॉर्म होते हैं जो लंबे समय तक जिनको हम फ्रेश रख सकते हैं, उन्हें हम चीज कहते हैं उनके। तो चीज की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, उनका टेक्सचर अलग अलग होता है, उनका फ्लेवर अलग अलग होता है, उनका टेस्ट अलग अलग होता है, और ये स्पेशलिटी आती है कि किस माइक्रोब का हम उपयोग कर रहे हैं उनके। सो इस चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है, इसलिए बड़े बड़े होल दिखाई पड़ते हैं, और ये बनता है प्रोपाइनोबैक्टर शेरमैनिसेट के। नीट 2022 कह रहा हूं आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं बेटा वो आएगा एग्जाम में, नोट कर लो इसको, ठीक है। जो स्विस चीज के अंदर लार्ज होल होते हैं वो CO2 के लार्ज प्रोडक्शन के कारण बनते हैं। प्रोपाइनोबैक्टरम शेरमैनी एक बैक्टीरिया है जो इसका उपयोग करते हैं। रॉकफोर्ट चीज का उपयोग जो है वो उसमें उसको पकाने, रॉकफोर्ट चीज को जो है कैरेक्टरिस्टिक रूप से राइप करने के लिए, पकाने के लिए, उसके लिए मैच्योर करने के लिए हम पेनिसिलियम फंजाई का उपयोग करते हैं बेटा, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का उपयोग भी बेटा जो है वो चीज की राइपनिंग में किया जाता है। और इसके अलावा रॉकफोर्ट चीज जो है, याद रखना बेटा, रॉकफोर्ट चीज का उपयोग को बनाने के लिए जो है वो भेड़ के दूध का उपयोग करते हैं। रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए भेड़ के दूध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं। फर्मेंटेड बेवरेज में क्या आता है बेटा, जो है पहली बात तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम जो है वो ईस्ट का उपयोग करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग करेंगे, और इसलिए इसको ब्रेवर्स ईस्ट बोलेंगे हम। ब्रेवर्स ईस्ट इथेनॉल, यानी जो अल्कोहल बनता है बेटा वो C2H5OH होता है, ठीक है। जो अल्कोहल इंडस्ट्री में बनाया जाता है वो C2H5OH होता है, इथेनॉल होता है वो, ठीक है ना। इसके लिए हम फर्मेंटेशन के लिए हम जो है वो स्प्राउटेड बार्ली का उपयोग करते हैं, हम फलों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, यदि आपने फर्मेंटेशन में आपने फ्रूट यूज किए, ठीक है, तो क्या बनेगा? वाइन बनेगी, ठीक है। स्पेशली इसमें कौन सा फ्रूट? ग्रेप, अंगूर का उपयोग करेंगे, वाइन बनेगी आपका, ठीक है। आप एप्पल का उपयोग करेंगे, एप्पल का फर्मेंटेशन करेंगे तो साइडर बनेगा, एप्पल का उपयोग करेंगे तो साइडर बनेगा, ठीक है। राइस का उपयोग करेंगे तो सैक बनेगा, ठीक है। आप पटेटो का उपयोग करेंगे तो वोदका बनाने में काम आएगा ये, ठीक है। आप शुगर केन का उपयोग करेंगे
तो आपका विस्की जो है, विस्की जो होती है उसको शुगर कैन का उपयोग करते हैं के, तो वेराइटी के यानी आपने किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया है उससे डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक को आप बना पाते हैं के। याद रखिए वाइन और बियर में आपको डिस्टिलरी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बनने के बाद रॉ होते हैं। वाइन और बियर जो है वो, क्योंकि देखिए नेचुरल कंडीशन में यदि आप ईस्ट को ग्रो कराएंगे, सुनना बेटा बात को ध्यान से, नेचुरल कंडीशन में यदि आप ईस्ट को ग्रो कराओगे तो 13% से ऊपर अल्कोहल को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। ईस्ट खुद अल्कोहल बनाएगा लेकिन इट कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 13%। जैसे 13% का बेंचमार्क क्रॉस करेगा ईस्ट मरने लगेगा, ठीक है। इसलिए जितने भी अब आप देखो अल्कोहल, कोई अल्कोहल होता है, विस्की की एक बोतल है तो 40% अल्कोहल होता है, रम में 42% अल्कोहल होता है, ठीक है। स्कॉच के अंदर 38% से लेके 44% अल्कोहल होता है, ठीक है। जबकि बियर में 4 to 6% अल्कोहल होता है। वाइन के अंदर जो है वो 8 से लेके 11% अल्कोहल होता है। और जो वाइन और जो बियर होती है, बियर और जो वाइन होती है वो उसको जो है वो आश्वित या डिस्लरी में नहीं रखा जाता, उसको उसके अल्कोहल को इवोपरेट कर इकट्ठा नहीं किया जाता है। विस्की बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अल्कोहल बना, 13% अल्कोहल बना, ठीक है। उसके बाद उस अल्कोहल को निकाला, अल्कोहल को इवोपरेट किया, इकट्ठा किया, उसमें फ्लेवर मिलाया, पानी मिलाया और 40% अल्कोहल का ड्रिंक तैयार कर दिया, तो वो डिस्लरी होती है यूनिट। तो याद रखिए वाइन और बियर जो होते हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम जो होते हैं वो डिस्टिलेशन के बाद बनते हैं, ठीक है ना। यानी फर्मेंटेड को डिस्टिल करते हैं। डिस्टिलरी का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, अल्कोहल इवोपरेट होकर एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उस अल्कोहल में फ्लेवर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, 40% अल्कोहल का ड्रिंक तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि वाइन और बियर जो है वो उसमें डिस्टिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या है? दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच की लड़ाई है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कुछ केमिकल्स बनाकर छोड़ता है, ठीक है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब मान लीजिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारी कर रहा था उसको कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने की कोशिश कर रहा है कुछ केमिकल बनाकर, तो उन केमिकल को हम इकट्ठा करके अपनी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम फंजाई जिस मीडियम में ग्रो कर रही होती है वहां पर यदि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आ जाए तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, तो पेनिसिलियम फंजाई कुछ केमिकल बनाती है जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार देता है। और वो केमिकल ही एंटीबायोटिक थे, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक थी वो। और इन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हमारे घावों में संक्रमण करता है और इतने गंभीर घाव करता है कि हाथ पैर काटने पड़ते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हमारा दुश्मन था, पेनिसिलियम ने उसको मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया, तो हमने पेनिसिलियम को दोस्त बना लिया और पेनिसिलियम ने जो केमिकल बनाया उसको आइसोलेट किया, अपनी बीमारी में हमने उसका इस्तेमाल किया और ऐसे खोज हुई थी एंटीबायोटिक की, जो प्रकृति में एक तरह की प्रतिस्पर्धा थी, नेचर में एक तरह का कंपटीशन था, उसका हमने फायदा उठाया। इसलिए एक वर्ड आता है यहां पे बेटा, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, के एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हीं केमिकल्स का उपयोग हम जो है वो ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, बायोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो हर एक एंटीबायोटिक एक टॉक्सिन होता है जो माइक्रोब जिनको बनाते हैं दूसरे तरह के मिक्रोब को मारने के लिए, और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं बीमारी के इलाज में करते हैं, ठीक है बेटा। पेनिसिलिन जो है वो पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर अपना अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई ने कुछ केमिकल को बनाया जिसने इस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक दिया और इन्होंने इसको नाम दिया पेनिसिलिन के। और पेनिसिलिन जो है वो इसकी खोज कर चुके थे फ्लेमिंग, लेकिन फ्लेमिंग के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ी इंडस्ट्री डाल पाए, इसकी कमर्शियल लेवल पे काम कर पाए। तब सामने आए फ्लोरी और चैन एंड फ्लोरी सामने आए और चैन एंड फ्लोरी ने जो है वो पेनिसिलिन की इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ध्यान से बात सुना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो इस एंटीबायोटिक को वंडर ड्रग कहा गया, इसने लाखों सैनिकों की जान को बचाया इसने, ठीक है। फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी जो है इनको 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कई सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई सैनिक घायल हुए और घायल सैनिक मर गए क्योंकि घाव में इन्फेक्शन हो गया था और कोई तरीका नहीं था उसे रोकने का। लेकिन पेनिसिलिन की खोज के बाद जो है वो घाव के इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े, हील होने लगे क्योंकि बैक्टीरिया को मार दिया गया और इसलिए इसको वंडर ड्रग कहा गया, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है उनकी मदद से हम कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर पाए, जैसे कि प्लेग,
हुपिंग कफ, काली खांसी, डिफ्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, इसके लिए आज है ना हमारे पास जो है वो बेहतर प्रकार के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो अधिकांश बैक्टीरियल डिजीज का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक एंटीबायोटिक का नाम और याद रखिए बेटा, वो है, नोट कर लो, मेरा मुंह मत देखो, नोट करो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से मिलती है, डिस्कवर बाय सैलमन वॉक्समैन। इसको सैलमन वॉक्समैन डिस्कवर करके, यानी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से मिलती है, सैलमन वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया। दूसरा एक और एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है, वो है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। एग्जाम में आया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या, अपने मन से इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ इसलिए नोट कर लो के। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से मिलता है बेटा, ठीक है ना, याद रखना है ना। सबसे अधिक एंटीबायोटिक आपको मिलती है सॉइल बैक्टीरिया, सबसे अधिक एंटीबायोटिक मिलती है हमको सॉइल बैक्टीरिया से मिलती है। सॉइल बैक्टीरिया को कॉमनली हम बोलते हैं रे फंजाई, दिखते फंजाई के समान है पर ये होते बैक्टीरिया है, इनको हम रे फंजाई कहते हैं। और इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं बेटा, वो आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनोमाइसिस, इसके अंदर आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस इसके अंदर आते हैं बेटा, याद रखना के। स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर, याद रखना बेटा। रे फंजाई बोलते हैं। सबसे अधिक एंटीबायोटिक हमको किससे मिलती है, सबसे अधिक एंटीबायोटिक हमको मिट्टी के सॉइल बैक्टीरिया से मिलती है, ठीक है। जब पहली पहली बारिश होती है तो मिट्टी में एक गंध आती है, पहली बारिश में मिट्टी की एक सुगंध आती है, वो इन्हीं बैक्टीरिया के कारण आती है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया में जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करता है बेटा। हाँ, एक पिछला पॉइंट, पिछले उसमें एक दो पॉइंट छूट गए हमारे, जैसे कि फंजाई एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एसिडोबैक्टर एसिडी बैक्टीरिया जो एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ये मैच दी कॉलम के सबसे कॉमन क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, एसिडोबैक्टर एसिडी जो है एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन करता है और ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम जो है वो ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है बेटा। तो ये मैच दी कॉलम वाले पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है और लाइपेज का उपयोग हम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में करते हैं। हैंको आपने देखा होगा, टीवी में आता है हैंको डिटर्जेंट विथ एंजाइम, ठीक है, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट टू योर क्लॉथ। तो लाइपेज जो होता है वो आपके, आज बोलते हैं ना कि भाई एरियल को लगा दोगे तो घाव तो जो है वो दाग मिट जाएगा, दाग अच्छे हैं। तो दाग को मिटाने के लिए जो जिद्दी दाग को मिटाने के लिए तेल, जिद्दी दाग किससे लगते हैं भाई, खाना खाते खाते अपन गए किसी पार्टी में, चम्मच से सब्जी गिरी, लग गया कपड़े पे तो दाग लग गया तेल का, आसानी से निकलता नहीं हो। लेकिन आजकल के डिटर्जेंट उस दाग को निकाल देते हैं क्योंकि उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है, और ये मेडिकल में बड़ा जमकर इस्तेमाल किया जाता है बेटा। यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, जब हार्ट अटैक होता है तो उस समय क्या होता है, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो चुका होता है, हार्ट की आर्टरी में एक ब्लॉक आ चुका होता है, क्योंकि कारण ये होता है कि वहां पर जो है वो क्लॉट फंस चुका होता है, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्लॉट बस्टर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। तो थ्रोम्बोलाइसिस की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, ठीक है बेटा, है ना। और ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करता है और मिलता किससे, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है। फिर पेक्टिनेज और प्रोटीज ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका उपयोग हम फ्रूट जूस को क्लीन करने में करते हैं। आप कभी घर में फल का रस निकालेंगे, देखेंगे बारीक बारीक फाइबर तैर रहे होते हैं उसके अंदर, लेकिन बाजार से आप लेकर आएंगे रियल का फ्रूट जूस लेके आएंगे, उसमें फाइबर नहीं तैर रहे होते क्योंकि वो पेक्टिनेज और सेलुलोसिस को, पेक्टिनेज और प्रोटीज को ट्रीट कर चुके होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए
इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 के लिए एग्जाम में आएगा बेटा। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उस इम्यून सिस्टम को डाउन रखने के लिए एक दवा इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए दवा होती है, और ये मिलती है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा, आने वाला, मैं कह रहा हूं आएगा बेटा एग्जाम में, ठीक है। स्टेटिन जो होते हैं ये वो दवाएं होती हैं जिनका उपयोग हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में करते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आज बाजार में एटरोबास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन नाम की दवाएं अवेलेबल है, और स्टेटिन मिलती हैं एक ईस्ट से। ये ईस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, मोनास्कस परप्यूरस के, तो ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस से ये दवा मिलती है बेटा, ठीक है ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है। ये क्या करती है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है उससे वो कॉम्पीट करती है, और उस एंजाइम को जो है वो किक एक्शन को ये कम करती है, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहां बनता है, लिवर के अंदर बनता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये जितने ये पॉइंट थे ये सब मैच दी कॉलम वाले पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। किससे क्या मिलता है, किससे क्या जो है कौन सा एसिड किससे बनता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो कीनोट्स है इनमें से इनको निकालकर लिखकर टेबल एक बना लीजिए सामने के, एक तब प्रोडक्ट एक तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तब लिखिए प्रोडक्ट एक तब लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और टेबल बना के दीवार पर सामने लगा लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए आप, ठीक है। आएगा पक्का पक्का 8 नंबर के क्वेश्चन मैंने बताया तुमको बता के, 2 क्वेश्चन यहां पे कवर हो चुके, ये आएंगे बेटा, मैं कह रहा हूं तुमसे, ठीक है ना, याद रखना इसलिए, ठीक है। चलिए देखो बेटा, जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, जो हम नालियों में हमारे फ्लश टैंक से बाहर निकलता है, उसे हम सीवेज कहते हैं। सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा, और जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली पैथोजेनिक होते हैं। सीवेज का मतलब यह है कि वाहित मल, हिंदी में बोलते हैं वाहित मल बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा जब पानी में मिलता है तो बनता है सीवेज बनता है, और सीवेज का मेन कंपोनेंट इसलिए ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। तो हमारे घरों में जो फ्लश टैंक होता है, सेप्टिक टैंक होता है ना, वो जो है उसके अंदर बेसिकली सीवेज प्रेजेंट होता है उसके रटके, है ना। तो जैसे आप देखेंगे तो जो है वो हर बड़े शहर में जो है वो घर से निकला हुआ ड्रेनेज जो होता है वो किसी नाले में जाके मिलता है, एक नाला बड़े नाले में जाके मिलता है, और फिर उसको जो है वो उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये सीवेज जो होता है वो सीधा नदी में या तालाब में चला जाएगा, तो वहां कई तरह की बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रोब ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो सीवेज का वाटर बॉडी में डालोगे तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, बीओडी बढ़ जाता है। अब बीओडी बढ़ने का मतलब क्या है, तो पहली बात सुन लो ध्यान से, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यह है कि सीवेज के अंदर बड़ी मात्रा में, सीवेज के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा, सीवेज के अंदर बड़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। तो उन्हें ग्रो करते करते उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस पानी के अंदर जितने अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितना अधिक मल प्रेजेंट होगा, जितना अधिक सीवेज वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होगा, उसमें उतने अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और जितने अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतना अधिक उनकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। They need more oxygen and more oxygen. यानी वो वाटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, वो वाटर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और उसके अंदर चूंकि ऑर्गेनिक मैटर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वो मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। 2 गिलास में पानी रखा हुआ है, एक में गंदा पानी है, एक में साफ पानी है, एक में हमने मान लिया फिल्टर्ड वाटर, एक में जो है वो सीवेज वाटर है। दोनों को यदि हम ऑक्सीजन के मीडियम में रखेंगे तो एक जो है वो पानी ऑक्सीजन यूज कर रहा होगा तेजी में वाटर का ऑक्सीजन कम कर रहा होगा क्योंकि उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो उसका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा होगा उसका लगातार। मतलब मोर बीओडी, मोर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल और मोर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मींस मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग। सुनो बात ध्यान से, यदि किसी वाटर बॉडी की किसी पानी के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अधिक माइक्रोब है जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और अधिक माइक्रोब है ऑक्सीजन यूज करने के लिए मतलब अधिक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो मोर पॉल्यूटेड वाटर हो गया वो। जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, आश्वित जल है, डिस्टिल्ड वाटर का बीओडी 0 है, कोई है ही नहीं ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर, कोई माइक्रोब उसके अंदर नहीं है, कुछ चाहिए नहीं ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए वाटर का ऑक्सीजन, जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। मोर पॉल्यूशन मोर बीओडी, याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए क्या लिखा, बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम जो है, सिंपल सी बात है कि सीधा नदी नाले में डालने की बजाय, सीधा नदियों में डालने के बजाय हम पानी को ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से के। और इस पूरी प्रोसेस में सबसे इफेक्टिव कोई मशीनरी सामने आया है, सबसे इफेक्टिव कोई है तो वह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे इफेक्टिव होते हैं इसके लिए, ठीक है।
याद रखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो स्टेप होते हैं बेटा, कि एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। के प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब छान दो, अवसादित कर दो, मतलब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, बड़ी छलनी, छोटी छलनी और छोटी छलनी के छान दिया उसको, ताकि बड़े बड़े डेब्रिस, बड़े बड़े कचरा छट के अलग निकल गया। फिर जो बहकर आया उसमें रेत के कण थे, मिट्टी के कण थे, उसमें कुछ ऑर्गेनिक जो है वो ऐसे कण थे, हैवी पार्टिकल्स थे, उसको एक पानी में को रोक दिया, एक जगह पे थाम दिया उसको। धीमे धीमे वो सेडिमेंट कर गया, कीचड़ नीचे बैठ गया। कीचड़ नीचे बैठ गया तो ऊपर जो पानी प्रेजेंट है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर जो घुला हुआ है वो प्रेजेंट है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा आगे हमको। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ क्या हो गया, छानना हो गया और सेडिमेंट करना हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वो जो पानी जिसमें से नीचे आपने बिठा दिया था कचरा, एक तो छाना आपने, फिर आपने सेडिमेंट कर दिया उसको आपने, अब जो वाटर बचा उसको प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट को आपने एक टैंक में डाला, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ दिए उसमें आपने, उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक मैटर खा गया उसका उन्होंने। तो ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे तो बीओडी कम होने लगेगा उसका। भाई आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया उसको, एरेशन टैंक बोलते हैं उनको, हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, माइक्रोब ग्रो कराया, हमारा पर्पज ये था कि जितना ऑर्गेनिक मैटर उस पानी के अंदर उसको बैक्टीरिया खा जाए। एक बार खा लेंगे तो वो पानी हो गया ट्रीट, फिर उसको आगे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, मतलब बड़ी छलनी, फिर छोटी छलनी, फिर और छोटी छलनी से छानते हैं इसको। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो उसमें रेत के कण है, भारी पार्टिकल है, उनको जमीन पर बैठाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम एक सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाल के रखते हैं उसको, तो नीचे बैठ जाएगा उठ के, सभी सॉलिड नीचे सेट जो है वो बैठ जाएंगे, इन्हें प्राइमरी स्लज बोलते हैं। जो सॉलिड नीचे बैठ जाएंगे, जो तैरते हुए पार्टिकल से नीचे की ओर बैठ जाएंगे, वो तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। कहां पर होता है ये, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक मतलब पहला टैंक जो छानने के बाद आया बना, उसमें पानी को रोक थाम के रखा हमने, तो नीचे कचरा बैठ गया, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। ठीक है, जब इन फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दिया आपने, सेडिमेंटेशन कर दिया आपने, तो जो बचा उसे क्या बोलेंगे, उसे इफ्लुएंट बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। और इस इफ्लुएंट को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेंगे। ओके, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इफ्लुएंट को हम आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर चले जाएंगे हम। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, यहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे हम इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं बेटा। इसलिए इसके लिए हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वर्ड का भी हम यूज करते हैं, है ना। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को लिया हमने, बड़े साइज के एरेशन टैंक में रखा हमने, लगातार धीमे धीमे घुमाते रहेंगे इसको मैकेनिकली, के इसमें एयर देते रहेंगे इसके अंदर, ताकि बैक्टीरिया ग्रो करते रहे, और इसमें हम एरोबिक माइक्रोब की ग्रो कराएंगे। अब एरोबिक माइक्रोब जब ग्रो करते हैं ना, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको फूड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, धीमे धीमे घुमा भी रहे, तब इक्वली मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तेजी से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, कुछ फंजाई ग्रो करेगी। तो वहां पे हमको क्या दिखाई पड़ेगा, वहां पर हमको जो है वो फिलामेंट, फंजाई के फिलामेंट दिखाई पड़ेंगे, फंगस के फिलामेंट दिखाई पड़ेंगे, उनके गुच्छे दिखाई पड़ेंगे, जिनमें बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनीज होंगी। इसे फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक नीट के लिए जरूरी है, ठीक है, याद रखना। फ्लॉक जो होते हैं बैक्टीरिया के ऐसे समूह होते हैं जो फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड होते हैं, और जाल के समान, जाली के समान ये हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बेटा, है ना। देखो ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और ये एक जनरल सा इमेज रखा है, कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं है कि हम इसको देख के कुछ समझ पाए इसको हम। ठीक है, एक जनरल सा एनसीईआरटी में ये इमेज रखा है। कई बार क्या होता है, ये पागल होता है एग्जामिनर एकदम, ठीक है ना। ठीक है, तो पगला जाते हैं तो कोई तो भी इमेज उठा के देते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, जब ये माइक्रोब ग्रो करते हैं तो बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं, तो क्या होगा, खुद ही खा लेंगे, फूड खत्म कर देंगे, तो खुद भी मरने लगेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बीओडी रिड्यूस होएगा। भाई जैसे जैसे जो है वो फूड कम होने लगेगा, तो इनकी ग्रोथ कम होने लगेगी, ठीक है, तो इनकी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाती है। बीओडी वो मेजरमेंट है जो बतलाता है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो वाटर बॉडी जितनी अधिक पॉल्यूटेड होगी, मतलब जितना अधिक उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, उतना अधिक उसका बीओडी होगा, ठीक है। एक बार आप
सीवेज वाटर का बीओडी सिग्निफिकेंट लेवल तक कम कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे आप इसको, इस इफ्लुएंट को आप जो है वो सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। आप अब बीओडी इसका कम हो चुका है तो उसके बाद आप उसको सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है, वहां पर एजिटेटर मतलब घुमाने वाला मशीन नहीं लगा होता है। तो जो फंजाई के जो फिलामेंट थे, बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, वो तो हैवी थे। पहले क्यों ऊपर थे वो, क्योंकि आप घुमा रहे थे लगातार उसको आप, ठीक है। अभी आप सेटलिंग टैंक में डाल दोगे तो धीमे धीमे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे वो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। जो नीचे की ओर बैठ जाएगा, यानी इफ्लुएंट को आपने क्या किया, आप जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आपने उसको क्या किया, उसको आपने सेटलिंग टैंक में डाल दिया। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दोगे, वहां डालोगे आप उसको, तो वहां पर बैक्टीरिया के फ्लॉक धीमे धीमे नीचे की ओर सेडिमेंट कर जाएंगे, उसे एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, जैसे दूध से दही जमाते हैं तो दही, 1 चम्मच दही दूध में डाल देते हैं, तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा क्या करेंगे हम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए फिर से हम डाल देंगे। किसमें, जो नया इफ्लुएंट आ चुका है, जो नया छनकर आ चुका है इफ्लुएंट, कहां से भाई, लगातार सीवेज तो लगातार प्रोड्यूस होना ना शहर के अंदर, तो अब फिर से छानकर जमाकर प्राइमरी इफ्लुएंट को लेके आएंगे। उसमें जो बैक्टीरिया डालेंगे हम, तो दो दही के 1 चम्मच दही के समान है, तो इसी एक्टिवेटेड स्लज में थोड़ा सा बैक्टीरिया और फंजाई को निकाल के वहां डाल देंगे एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में डाल देंगे, अगला साइकिल शुरू हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी जो फ्लॉक थे उनको हम आगे आगे पास कर देंगे, कहां पर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या करेंगे आपने, मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरिया के फ्लॉक थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनमें थोड़े से को आपने यूज कर दिया एरेशन टैंक में, और 90% से अधिक को आपने डाल दिया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया उन पर ग्रो करेंगे, वहां पर उन पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, उनको सड़ा देंगे और उससे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलेगी, और उसका उपयोग आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जब ये डाइजेशन होगा इसमें, तो इससे जो है वो मीथेन निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसे बायोगैस बोलते हैं। तो ये जो बायोगैस होती है, इस बायोगैस का उपयोग हम एनर्जी के रूप में कर सकते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो इस, और जो अब इसके बाद जो आपका जो अब आपने सेटल्ड कर दिया आपने, तो सेटलिंग टैंक में से बैक्टीरियल फ्लॉक नीचे बैठ गया है, तो ऊपर का जो पानी है उसको अब आप वाटर बॉडी में छोड़ सकते हो, क्योंकि वो अब उसका बीओडी कम हो चुका है, उसमें माइक्रोब बचे नहीं, तो अब उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। एक सीवेज प्लांट का एरियल व्यू दिखा दिया गया एनसीईआरटी में, है ना, तो ध्यान रखना हमको, ठीक। चलिए अब आते हैं हम आगे कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने जो है वो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को लॉन्च किया था कि इन नदियों के अंदर बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, क्योंकि ये कई सारे इंपॉर्टेंट शहर से गुजरती है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए जो गंगा और यमुना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और जो है ये कई सारे महत्वपूर्ण शहर से गुजरती हैं, तो तमाम सीवेज इसके अंदर मिल रहा था। तो सरकार ने योजना बनाई, उन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के। ऐसा नहीं कि केवल मोदी जी ने योजनाएं बनाई थी, इनके पहले भी योजनाएं बनी हुई थी। तो ये काफी समय पहले से चला आ रहा है, 70s के आसपास से चला आ रहा है, ये 74 मोर प्रोसाइजली बोलूं मैं, जहां से हम नदियों को क्लीन करने का मिशन चला रहे हैं, ठीक है। तो उसका पर्पज यही है कि हम जो है वो शहरों के इन जहां जिन जिन शहरों के से नदियां गुजरती हैं, उन शहरों के अंदर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम बढ़ाएं, जिससे कि जो है सीवेज को ट्रीट करने के बाद ही वाटर को नदियों में छोड़ा जाए, ठीक है। अब बायोगैस क्या होता है, बायोगैस बेसिकली जो है वो गैसेस का एक मिक्सचर होता है, जो वास्तव में याद रखना, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है कि एनारोबिक प्रकार से बैक्टीरिया उस पर ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जो है माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, फ्यूल के रूप में काम करता है, और बायोगैस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस होती है वो होती है मीथेन, CH4 के, CH4 इज द एक्चुअल गैस, ठीक है। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैटल्स, जो अब देखो बेटा सबसे अच्छा सोर्स क्या है बायोगैस का, वो है गोबर गैस। गांव के अंदर क्या बोलते हैं इसको, गोबर गैस बोलते हैं। गोबर जो है वो सबसे अच्छा मटेरियल है, गोबर गाय का, भैंस का जो वेस्ट होता है उसे गोबर कहते हैं। गोबर के अंदर जो है वो सबसे अधिक मात्रा में मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलते हैं, क्योंकि जो है गाय और भैंस जो होते हैं ये घास खाते हैं, ग्रास को पचा सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनका कंपाउंड स्टमक इनके अंदर होता है, और उस स्टमक में एक जगह पे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करके सेलोबायोज में कन्वर्ट करते हैं, और वो सेलोबायोज फिर जो है वो आगे जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो इनकी सेल्स करती हैं, आगे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सेलुलोज को पचाने के लिए मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कैटल्स के पेट के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए गोबर के अंदर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं, और इसलिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गोबर में बड़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए गोबर इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द मीथेन प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर।
देखिए एक गोबर गैस प्लांट को देख रहे हैं आप, तो देखो बेटा ये इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है के फिगर 10.8 ये लेवलिंग के लिए भी आ सकता है बेटा के। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ से आप क्या करते हो, उसमें आप गाय का गोबर पानी में मिलाकर आप डाल देते हैं इसमें, ठीक है, टैंक में डाल दिया आपने। फिर डाइजेस्टर का मतलब ये वो जगह जहां पे कि एनारोबिक ग्रोथ होगी, यानी यहां पर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, यहां पे ग्रो करेगा और वो गैस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये गैस में क्या होगा, CH4 होगा, इसमें CO2 होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अंदर होगा, ठीक है। ऐसे तमाम गैस, अमोनिया थोड़ी मात्रा में अमोनिया भी इसके अंदर होगा। तो मेन क्या है, मेन कंपोनेंट इसका है मीथेन और CO2, ठीक है। और ये गैस ऊपर की ओर उठेगी, जब गैस ऊपर की ओर उठेगी तो ये गैस को फिर हम क्या करेंगे, एक पाइप से निकालकर उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। और जो जिस मटेरियल से पूरा गैस निकाल चुके हैं आप, पूरा पच चुका है, पूरा फर्मेंट हो चुका है, पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, उसको एक तरफ निकाल लेंगे स्लज के फॉर्म में और उसका उपयोग करेंगे खेत में, करेंगे खाद के रूप में। तो खाद भी मिलता है इससे और एनर्जी भी मिलती है इससे, ठीक है। The excreta dung of cattle, commonly called gobar, is rich in methanogen bacteria. Dung can be used for the generation of biogas, commonly called gobar gas, ठीक है। और इसकी टेक्नोलॉजी को बताया इंडिया के अंदर डेवलप किया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और IARI ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो इसका KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना बेटा, ठीक है ना, दोनों के नाम। फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और माइक्रोब का क्या उपयोग है, देखो बेटा आज क्या होता है, आज खेतों में जो है वो फसल में कीड़ा लग जाता है, कई सारे इंसेक्ट या पेस्ट आते हैं फसल खाने के लिए, तो उसके लिए हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और केमिकल जो है बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है कि बायो कंट्रोल मेथड का उपयोग करो आपके, इसमें आप बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। और बेसिकली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि खेत के अंदर जो है हम केमिकल का इस्तेमाल ना करें, हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का उपयोग करें जो हमारे फूड को जहरीला ना बनाए, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, हम वहां पे जितने प्रेजेंट कीड़े हैं उनकी लाइफ साइकिल को जानते हो, हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा इलाज करें जिससे कि जो है हमारी फसल जो है वो हमारे फसल डैमेज भी ना हो और हमारे खेत के अंदर एक इकोसिस्टम बना रहे, मतलब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे यहाँ पे, और जो है वो जीवित जीवों पर जो उसका नेगेटिव असर ना पड़े। अब आपने केमिकल छिड़का कीड़ा मारने के लिए, उसने तितली भी मार दी, उसने हनी भी मार दी, उसने शहद की मधुमक्खी हनी भी खत्म हो गई, तो पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? तितलियां आपने मार दी, सब मार दे, तो आपके इंसेक्ट गायब हो जाएंगे, तो आप जो है क्रॉस पोलिनेशन में दिक्कत होगी क्रॉप्स को, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नेचर को बचाने के लिए हम केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करें। जैसे कि देखिए लेडी, अब देखो बेटा यहां भी मैच दी कॉलम वाले पॉइंट है, यहां भी मैच दी कॉलम वाले कुछ पॉइंट यहां पर निकल के सामने आएंगे, याद रखना है। लेडी बग एक बीटल होता है जिसमें रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, बीटल इंसेक्ट होता है बेटा, है ना। तो एक बीटल जो है वो रेड और ब्लैक मार्किंग का से लेडी बग बोलते हैं। इसका उपयोग करते हैं एफिड से, यानी जो फसल को डैमेज करने वाले एफिड नाम का कीड़ा होता है उसे हटाने में करते हैं। मैच दी कॉलम याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। ड्रैगन फ्लाई का उपयोग हम मॉस्किटो से मुक्ति के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस थुरिंजेंसिस के शॉर्ट में BT बोलते हैं। इट इज ए बैक्टीरिया, रॉड से बैक्टीरिया होता है, इसके स्पोर जो होते हैं उनको हम सैचेट में इस्तेमाल करते हैं और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं थूरियोसाइड। क्या बोलते हैं इनको हम? थूरियोसाइड कहते हैं इनको, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं, इन स्पोर्स का उपयोग करते हैं और ये क्या करते हैं, कैटरपिलर लार्वा को नष्ट करते हैं। जो कैटरपिलर पत्तियां खाते हैं उन कैटरपिलर लार्वा को ये डैमेज करते हैं, इनके बाकी दूसरे इंसेक्ट को डैमेज नहीं करते, केवल ये लार्वा को मारते हैं जिससे कि जो है कीड़े फसल की पत्तियों को ना खाएं के। और ये क्या होता है, ये जो थूरियोसाइड स्पोर होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें क्रिस्टल प्रोटीन होता है, इनके अंदर एक क्रिस्टल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन कहते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये प्रोटीन इनकी इंसेक्ट की आंत में छेद करता है, उसकी मिड गट में इंटेस्टाइन में छेद करता है और ये प्रोटीन एकदम हाईली एल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्टिव होता है। तो इंसेक्ट जो होता है, कीड़े जो होते हैं उनकी मिड गट वाले एरिया में, बीच वाली आंत के एरिया में हाईली एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, वहां पर ये प्रोटीन एक्टिवेट होगा और उनकी आंतों में छेद कर देगा और वो कीड़ा खाना खाना बंद कर देगा, मर जाएगा वो, ठीक है। ऐसे इसका तो आगे बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में, आपको सर ने बताएंगे आपको एप्लीकेशन में, ठीक है।
फंगस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होती है वो फ्री लिविंग फंजाई होती है। ये रूट इकोसिस्टम का हिस्सा होता है और ये भी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करती है। ये रूट पर कई सारे बैक्टीरिया अटैक ना करें, कई सारे वर्म रूट पर अटैक ना करें, उसको ये रोकती है। तो याद रखना, तो फंजाई ट्राइकोडर्मा जो होती है वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, एक फ्री लिविंग फंजाई होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वैक्यूलो वायरसेस की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वो वायरस होते हैं जिनका उपयोग हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। ये आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट पर अटैक करने वाले वायरस होते हैं और इनका उपयोग हम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप के अंदर आते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिस इंसेक्ट से आपकी क्रॉप को जो डैमेज कर रहा है सिर्फ उस पर ये अटैक करेंगे, सभी इंसेक्ट को ये नहीं मारते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूलो वायरस जो होते हैं वो अपनी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कौन सा वैक्यूलो वायरस किस इंसेक्ट को मारता है ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, तो उसी वायरस का हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर आज जो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आज जो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि हम फसल को ऐसे डेवलप करें, हम अपने पूरे एग्रीकल्चर में हम क्या करें, हम ऐसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, हम ऐसे वहां पर जो है वो पेस्टिसाइड यूज करें जो हमारे नेचर को डैमेज ना करते हो, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का वहां पर इस्तेमाल करें। यह होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है, देखो बेटा, अब कई लोग क्या करते हैं, खेत में यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी बजाय कहते हैं कि ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारे प्रकृति के ही प्रोडक्ट होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव असर नहीं डालते हैं। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर को खेत में छिड़कते हो, जब आप खेत में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कते हो तो पानी के साथ बहकर वो नदी में पहुंचता है, और नदी में पहुंचने पर उसके कारण क्या होता है कि नदी के अंदर जो है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर बहकर नदी में पहुंच गया है और नदी तालाब के अंदर पहुंच गया है, और उस तालाब के अंदर पानी में क्या होता है, उसमें नदी जो वाटर सोर्स में क्या होता है, फिर एल्गी तेज ग्रो करती है, और एल्गी के तेज ग्रो करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की वाटर में मिक्सिंग कम हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं। प्रॉब्लम को बोलते हैं हम यूट्रॉफिकेशन। आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू में, उसको क्या बोलते हैं हम, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। यूट्रॉफिकेशन के, तो यूट्रॉफिकेशन क्या होता है कि एक झील के अंदर, एक तालाब के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप आसपास के खेत के अंदर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा बन जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो हमारे न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल का बढ़ाते हैं और जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ना बायो फर्टिलाइजर का, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। जैसे बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में पाया जाता है, और ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में पाया जाता है, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो साथ रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। एजोस्पाइलम और एजोटोबैक्टर होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ये सिम्बायोटिक नहीं होते हैं, बल्कि एजोस्पाइलम कुछ ग्रासेस के में, एजोस्पाइलम कुछ ग्रासेस के अंदर लूजली एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक नहीं कहलाता है। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं। वे सभी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होती है उसको वो फिक्स करते हैं, अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि बैक्टीरिया उसका यूज ताकि प्लांट उसका यूज कर सके। ऐसे सभी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं उनको बोलते हैं हम डाई एजोट्रॉफ कहते हैं। तो डाई एजोट्रॉफ का मतलब क्या है, डाई एजोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब वे सभी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या था, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट के। फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे माइक्रोराइजा कहते हैं हम। ठीक है, और ये सिम्बायोसिस शो करता है। सबसे अधिक माइक्रोराइजा बनाने वाला जीनस होता है ग्लोमस्ट के, और ये नीट में आया हुआ है बेटा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया फिर से कि रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दिस इज द पॉइंट, जो क्वेश्चन जो रिपीट हो सकता है। ग्लोमस वो फंजाई है, वो का जीनस है, इसका सबसे अधिक उपयोग होता है माइक्रोराइजल कनेक्शन बनाने में। ठीक है, और ये फॉस्फेट के न्यूट्रिशन को बढ़ावा देता है बेटा, ये फॉस्फेट का न्यूट्रिशन को बढ़ावा देता है, और ये कई सारे बीमारियां जो जड़ों को लग सकती है उनको भी रोकता है। ये साथ में सूखे से बचाता है, ये ड्रॉट कंडीशन से बचाता है। ये एक प्रकार से इमरजेंसी में ये रूट के समान काम करता है, इमरजेंसी में ये रूट हेयर के समान काम करता है माइक्रोराइजा। ठीक है,
चावल के खेतों में हम जो है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग करते हैं और ये सबसे अच्छे बायो फर्टिलाइजर होते हैं चावल के खेतों के अंदर। पेडी फील्ड में मोस्ट इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो होते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो। ठीक है, क्लियर। देखिए कुछ इमेजेस दे रखी है एनसीईआरटी में, आपको पता होना चाहिए बेटा। ये फर्मेंटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े स्टील के वेसल्स होते हैं फर्मेंटर। एक फर्मेंटर में क्या होता है? फर्मेंटर में जो है वो फोमिंग सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। फर्मेंटर के अंदर पीएच कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। एक तरफ से फीड लगातार आप उसको फीड कर सके, नया आप जो है वो लगातार उसमें रॉ मटेरियल डाल सके। एक तरफ से बैच निकालने का सिस्टम होता है, तो फीड और बैच सिस्टम इसके अंदर होता है। स्टील के बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें लगातार जो है उसको घुमाया जाता है ताकि एक जगह पर नहीं सब जगह पे केमिकल लगातार फर्मेंटेशन चल रहा हो। ठीक है, एक सैंपलिंग पोर्ट होता है जहां से सैंपल निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि क्या बन रहा है अंदर इसमें। ठीक है, ये फर्मेंटर होते हैं बड़े साइज के। ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इसके अंदर बराबर इसे। ठीक है, तो देखो आप ये बड़ा सा फर्मेंटेशन प्लांट। मैं कभी सोचा है मैंने कि एक दिन मैं कभी ट्रिप, जब थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं एक बॉम्बे के पास नासिक है, नासिक में बहुत सारी वाइन फैक्ट्रीज हैं। तो मैं एक आध दिन वाइन फैक्ट्री का टूर बनाऊंगा, फिर वहां पे शूट करूंगा वीडियो की कैसे काम होता है यहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, चलो अभी नहीं, अभी तो यही देख लेते हैं। फिर कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा इसमें टीचर टॉट सेक्शन में, तो प्लीज जस्ट टेल मी दिस प्रोडक्ट एंड एक्शंस के, कि दूध का दही में कन्वर्जन किससे होता है, रॉकफोर्ड चीज से पाइपिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर बेटा जरूर लिख लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, है ना। आज का लेक्चर तो बहुत छोटा निकला है कि मतलब चैप्टर पूरा हो गया। मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते आता और लड्डू है, मतलब ये 8 नंबर देखे जाने वाला चैप्टर है वो। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटा आगे, बाय बाय। पढ़ते रहना बेटा।